नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज इस हिंदी की कक्षा में हमारा टॉपिक है वर्ण विचार एंड भाषा। देखिए, भाषा और वर्ण विचार। देखिए मित्रों, सबसे पहले लेते हैं अपन भाषा। भाषा किसे कहते हैं? विचारों का जो आदान प्रदान होता है ना आपस में, विचारों का आदान और प्रदान होता है, अपनी भावनाओं को प्रकट किया जाए, वो होती है भाषा। यानी भाषा के माध्यम से हम विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। ये हमको ध्यान होना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले ये भी ध्यान होना चाहिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण। ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। और देखिए मित्रों, भाषा है कि कितने रूप होते हैं? देखिए, भाषा के 3 रूप होते हैं। पहली होती है लिखित, जिसको लिखकर प्रकट की जाए। दूसरे नंबर पे होती है मौखिक, और तीसरे नंबर पे होती है सांकेतिक। ये भी हमको ध्यान दीजिए। सांकेतिक, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण हुई। भाषा की 3 रूप हमको दिखाई देते हैं। लिखित होती है, मौखिक होती है, जिसको लिखकर प्रकट किया जाए, लिखित हो गई, और जिसको बोलकर प्रकट किया जाए, मौखिक हो गई, और सांकेतिक, जिसको संकेतों के माध्यम से प्रकट किया जाता है, वो होती है सांकेतिक भाषा। ये भी ध्यान होना चाहिए। अब हमने पढ़ा कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। आया समझ में? यानी लिखित भाषा की, यानी लिखित रूप भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण हुई, और लिखित रूप में, यानी अर्थात इस लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? वर्ण। ये भी ध्यान हमको होना चाहिए। मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, मौखिक रूप से क्या हो जाएगी? ध्वनि। ये भी ध्यान होना चाहिए। लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, और मौखिक रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी मित्रों? ध्वनि होगी। ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। और देखिए, ध्वनि का जो लिखित रूप ही वर्ण होता है, ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण होता है। ये भी ध्यान होना चाहिए। ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण होता है, और ध्वनि का उच्चारित रूप, यानी उच्चारण के माध्यम से प्रकट किया जाए, ध्वनि का उच्चारित रूप अक्षर। ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। ध्वनि का लिखित रूप क्या हुआ? वर्ण हुआ, और ध्वनि का उच्चारित रूप अक्षर होगा। ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। वर्णमाला किसे कहते हैं? देखिए, वर्णमाला वह होती है वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है? स्वर होता है और व्यंजन। ये भी हमको ध्यान है। वो वर्णमाला का रूप ध्यान कर लेती है, यानी वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप को ही वर्णमाला कहा जाता है। ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। और स्वर, और इस वर्णमाला में क्या है? स्वर और व्यंजन मिलकर वर्णमाला का रूप धारण कर लेते हैं। ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। अब देखिए मित्रों, हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले टॉपिक लेते हैं स्वर। देखिए मित्रों, स्वर क्या है? जिस ध्वनि को हम स्वतंत्र रूप से प्रकट कर दें, वो कहलाती है स्वर। क्या कहलाती है मित्रों? स्वर। जिसको उच्चारण में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हो, स्वतंत्र रूप से बोली जाए, वो कहलाती है स्वर। आ गई मित्रों ये चीज समझ में? जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वो क्या होती है? स्वर।
ये होते हैं 11। अब देखिए मित्रों, आ छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। देखिए मित्रों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल टोटल कितनी है ये स्वर 11 होते, ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। अब स्वर के भी भेद होते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है लघु स्वर, जिसे कहते हैं ह्रस्व स्वर। अब देखिए, मात्रा स्वर की होती है, ये भी ध्यान होना चाहिए। स्वर की होती है, व्यंजन की नहीं होती है। किसकी मात्रा होती है मित्रों? स्वर की मात्रा होती है, ये भी ध्यान होना चाहिए। और मात्राओं की संख्या कितनी होती है? मात्राओं की संख्या होती है 10। कितनी होती है मित्रों? 10, क्योंकि ए की कोई मात्रा नहीं होती है, ये भी ध्यान। ए की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए मात्रा स्वर की कितनी हो जाती है? 10, ये भी ध्यान होना चाहिए। लघु स्वर या ह्रस्व स्वर। देखिए, ह्रस्व स्वर ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री, इनकी संख्या हो गई आपके 4। ह्रस्व स्वर जिसको बोलने में कम समय लगे, कम ताकत लगानी पड़े। दीर्घ स्वर जिसको बोलने में अधिक ताकत लगानी पड़े, दीर्घ स्वर हो गए। देखिए, दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? इसे संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं और मिश्रित स्वर भी कह सकते हैं। देखिए, इनकी संख्या है 7। कितनी है? 7। देखिए मित्रों, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ, ये भी ध्यान होना चाहिए। इनकी संख्या हुई 7। अब देखिए, हम इसको दीर्घ स्वर है ये हमने पढ़ा। अब संयुक्त स्वर भी देख लेते हैं इसमें। देखिए, संयुक्त स्वर क्यों? देखिए, दीर्घ स्वर का निर्माण मूल स्वर प्लस उसी के समान स्वर से होता है, यानी मूल स्वर ही आपस में जुड़कर दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। जैसे मैं कहूं ए धन ए बराबर आ। आगे मित्रों समझ आया? मित्रों इस चीज समझ में, यानी मूल स्वर में उसी स्वर के मिलाने से किसका निर्माण होता है? दीर्घ स्वर। अब संयुक्त स्वर देखिए मित्रों, कौन कौन से होते हैं? ए, आई, ओ और औ। अब वो कैसे है देखिए, देखते हैं। ए धन ई मिलकर क्या बनेगा? ई। और देखिए, ए धन ए मिलकर बनेगा आई, ये भी ध्यान होना चाहिए। ए धन ऊ मिलकर क्या बना? ओ। और ए धन ओ मिलकर क्या बनेगा? औ। ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। इसलिए इनको मिश्रित व्यंजन भी कह देते हैं, दीर्घ स्वर भी कह देते हैं, संयुक्त स्वर भी कह देते हैं। ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। यानी स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के पढ़ें तो पूर्ण रूप से लघु स्वर और दीर्घ स्वर, और इसमें से हम डिवाइड करें तो ये संयुक्त स्वर भी निकल कर आ जाता है। ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। हिंदी में हमने पढ़ा कि मात्रा स्वर की होती है, व्यंजन की नहीं होती है। और ध्यान रखना, जो ये री है वो री बोला जाता है, रे नहीं बोला जाता है। ये भी हमको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि हमको ये भी पता होना चाहिए कि री कैसे बुलाक आता है? री। इस प्रकार से ये बुलाक आता है, इसका उच्चारण किया जाता है, इसलिए इस प्रकार से इसका उच्चारण किया जाता है। और देखिए, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कह देते हैं। द्विमात्रिक क्या है मित्रों? द्विमात्रिक स्वर भी कह देते हैं। किसको? दीर्घ। ये भी ध्यान होना चाहिए।
संयुक्त स्वर क्यों कह सकते हैं? क्योंकि यहां पर आपने देखा होगा ए धन ऊ मिलकर क्या बना? ओ बना। यानी अर्थात दो भिन्न स्वर के मेल से बनते हैं, दो भिन्न स्वर है नहीं, उनके मेल से बना तो संयुक्त रूप धारण कर लिया। दो भिन्न स्वर, यहां समान स्वर मिल गए, दीर्घ स्वर का निर्माण हो गया। यह ध्यान हमको होना चाहिए मित्रों। और हमको यह भी पता होना चाहिए कि मात्रा स्वर की होती है, व्यंजन की नहीं होती है। यह भी हमको ध्यान होना चाहिए। देखिए मित्रों, व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से। यह भी ध्यान होना चाहिए, स्वरों की सहायता से व्यंजन बोले जाते हैं। यह भी हमको ध्यान होना चाहिए। देखते हैं, अब देखिए, क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, श, त्र, य। ये देखिए, अब देखिए मित्रों, ये मैंने व्यंजन लिखे हैं। अब यहां से लेकर मैं तक ये स्पर्श व्यंजन है। कौन से व्यंजन है मित्रों? स्पर्श। ये रे लेवे अंतः स्थ व्यंजन, अंतः स्थ व्यंजन। ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। ये रे लेवे क्या है? अंतः स्थ व्यंजन है, ये हमको ध्यान होना चाहिए। अब देखो, श, श, स, ह। अब देखिए, अब इन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं तो एक ऊष्मा पैदा होती है, तो ये ऊष व्यंजन कहलाते हैं, ऊष्मी व्यंजन। ये आपके हो गए संयुक्त व्यंजन। देखिए मित्रों, ये हमने पढ़ा। अब देखिए, च, छ, ज, झ। अब देखना मित्रों, यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि हमने पढ़ा कि कैसे लेकर मैं तक क्या है? स्पर्श व्यंजन है। लेकिन च, छ और ज और झ ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। स्पर्श संघर्षी, ये भी ध्यान होना चाहिए। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ये भी ध्यान हमको होना चाहिए। क्योंकि इसको बोलने से घर्षण पैदा होता है, तो ये संघर्ष होता है। जैसे छ, च, झ, झ, ऐसे हम करते हैं वर्णों का उच्चारण, तो एक स्पर्श संघर्षी व्यंजन का रूप धारण कर लेते हैं। अब देखिए मित्रों, ये हमने पढ़ा, ये रे लेवे, ये है अंतः स्थ व्यंजन है। ये हमने पढ़ा कि ये क्या है? अंतः स्थ व्यंजन है। अब ये सभी सघोष भी होते हैं और अल्प प्राण भी होते हैं, ये भी ध्यान होना चाहिए। ये सघोष भी होते हैं और अल्प प्राण भी होते हैं। ये रे लेवे अंतः स्थ व्यंजन सघोष भी होते हैं तो अल्प प्राण भी होते हैं, ये भी हमको ध्यान। अंतः स्थ का क्या अर्थ है? अंत्य का अर्थ होता है बीच में। अंत्य का अर्थ क्या होता है मित्रों? बीच में। और स्व का अर्थ होता है स्थित होना। आगे मित्रों ये चीज समझ में। अंत्य का अर्थ होता है बीच में और स्थ का अर्थ होता है स्थित होना। तो ये बन जाता है आपका अंतः स्थ व्यंजन। व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्य का है। इनका उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्य का है, ये भी हमको ध्यान होना चाहिए मित्रों। स्पर्श संघर्षी व्यंजन च, छ, ज हो गए आपके। अब देखिए ड और ढ।
ये हो गए उत्क्षिप्त व्यंजन, अर्थात जिसको बोलने में जो जीभ है झटके के साथ नीचे आए या तेज गति से नीचे आए, जैसे ढ ढ, तो ये झटके के साथ नीचे आई, तो ये हो गया उत्क्षिप्त व्यंजन, अर्थात इसे एक और नाम है ताड़न जात। क्या है मित्रों? ताड़न जात भी इसको कह देते हैं। इसको ड और ढ को ताड़न जात व्यंजन भी कह देते हैं, और इसे द्विगुणी व्यंजन भी कह देते हैं। द्विगुणी व्यंजन, ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। आइए मित्रों चीज समझ में। च छ झ क्या हो गए? स्पर्श संघर्षी व्यंजन हो गए। ड और ढ उत्क्षिप्त ताड़न जात द्विगुणी भी कहते हैं इसको। अब देखिए ये और वह, ये और वह देख रहे हो आप, ये और वह, ये संघर्षहीन व्यंजन है। संघर्षहीन, ये और वह क्या होते हैं मित्रों? संघर्षहीन व्यंजन होते हैं। ये और वह क्या होता है मित्रों? क्या होता है ये और वह? संघर्षहीन व्यंजन होते हैं। ये भी ध्यान होना चाहिए। अब देखिए मित्रों, जो र है ये लुंठित, क्या है मित्रों? लुंठित व्यंजन भी होता है। र है जो क्या होता है मित्रों? र लुंठित व्यंजन भी होता है, और इसे प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। र क्या होता है? लुंठित व्यंजन होता है, इसे प्रकंपित व्यंजन भी कह देते हैं। ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में क्या करना पड़े अपन को? घर्षण लगाना पड़े, या जैसे अपन के र बुलाक आ रहा है, घर्षण हो रहा है, यानी 2-3 बार अपना घर्षण होगा जीभ का, र, तो ये क्या बुलाएंगे? क्या होगा? ये लुंठित व्यंजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा मित्रों? यह लुंठित व्यंजन कहलाएगा। ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। यानी कंपन पैदा हो, जीभ में रगड़ हो, तो वो लुंठित व्यंजन की श्रेणी में आएगा, और वो र। देखिए और आगे हम देखते हैं मित्रों। देखिए मित्रों, हमने पढ़ा कि र लुंठित व्यंजन है और प्रकंपित व्यंजन भी है, और जो ल है, देखिए ल ये पार्श्विक व्यंजन है। क्या है मित्रों? पार्श्विक। क्या है मित्रों? पार्श्विक व्यंजन है। ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। अब देखिए हमने पढ़ा ल पार्श्विक व्यंजन है, और ये और वह अभी हमने पढ़े थे कि ये संघर्षहीन व्यंजन है, और इसे अर्ध स्वर भी कह देते हैं। अर्ध स्वर व्यंजन भी कह देते हैं। और देखिए यह ईसप स्पृष्ट भी इसको कह देते हैं। ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। इसे ईषत् स्पृष्ट व्यंजन भी कहते हैं। ये देखिए वत्सर्य व्यंजन। देखिए मित्रों, वत्सर्य व्यंजन का अर्थ होता है मसूड़ा, यानी जो दांतों के ऊपर वाला भाग होता है वो मसूड़ा कहलाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मसूड़ा। अब ये न, से, ल और ज, और ये ज कौन सा है? अरबी फारसी वाला, यानी नुक्ता इस पे लगाया गया। ये वत्सर्य व्यंजन कहलाते हैं। ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। देखिए मित्रों, है एक काकल्य व्यंजन है। काकल्य कौन सा व्यंजन है? काकल्य व्यंजन है, क्योंकि ये कंठ से बुलाक आ रहा है। ये काकल्य व्यंजन कहलाता है। अब इसको काकल्य व्यंजन के साथ उरस्त व्यंजन भी कहते हैं। उरस्त व्यंजन भी कह देते हैं। काकल्य व्यंजन का दूसरा नाम क्या? उरस्त व्यंजन भी इसको कह देते हैं। ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। अब देखो मित्रों, ये हमने पढ़ा अब हमने पढ़ा था कि संयुक्त व्यंजन श, त्र, ज्ञ।
अब देखिए श किससे मिलकर बना, कै धन श, त्रै तै धन रै से, और य जय धन ण से। ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। संयुक्त व्यंजन का निर्माण इस प्रकार से, ये इन वर्णों के माध्यम से संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है, ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। और सभी व्यंजनों में जब हम उच्चारण करते हैं तो किसकी ध्वनि आती है, ए। किसकी ध्वनि, ए। ये भी हमको ध्यान। मात्रा किसकी नहीं होती है, कुल मात्रा की संख्या कितनी होती है मित्रों, 10। ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। स्वरों का जब वर्गीकरण करते हैं तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, अपन ने पढ़ा ये सब चीज। इस प्रकार से हमको ध्यान होना चाहिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई का नाम ही वर्ण है। आप सबने पढ़ा ये चीज। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।